superposition. Principle of superposition. When a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum, किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाला है ना, is the vector sum of different forces exerted by different charges on the given charge. तो गिवन चार्ज पे सब अलग अलग जो चार्जेस हैं वो कितने फोर्सेस लगा रहे हैं उनका वेक्टर सम करेंगे तो हमको मिलता है। ठीक, तो इसके लिए जैसे मैंने स्टेटमेंट बनाया, आप ए बी सी बना के भी लिख सकते हो। वैसे 2 मार्क्स के ऊपर इसकी वेटेज मेरे हिसाब से नहीं आने वाली है ना। तो ये सरल भी है और ये बार बार आएगा, हर चैप्टर में आएगा, आगे भी आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वहाँ पे भी निकालेंगे, फिर आगे कहीं ना कहीं ये फिर से मिलेगा। हमने 11th में भी इसको देखा था, वेव्स के चैप्टर में भी, है ना। तो इस तरह से ये मतलब अपन हो गया। अब इसी के बेसिस को यूज करके आगे हम कुछ फील्ड्स निकालेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। तो वो भी अपन देख लेते हैं किस करके। सबसे पहले अब एक यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट हमको लगेगा, वो क्या है, वो है डायपोल के बारे में जानकारी, है ना। तो डायपोल क्या होता है, अब यहाँ पे ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आगे मैग्नेट में भी मैग्नेटिक डायपोल आएगा। ठीक, इसको हिंदी में द्विध्रुव कहा जाता है। अब वो द्विध्रुव मतलब क्या हुआ कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस थोड़ी दूरी पे रखे हैं, कितनी दूरी, 2l या 2l, तो कुछ भी 2l या 2l लेते हैं, है ना, कन्वेंशन है, ध्यान रखना, अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो उस जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम डायपोल कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ ग्रुप ऑफ, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance. थोड़ी सी दूरी पे रखे हैं, तो इनके जो सिस्टम को हम पूरा डायपोल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि -3 कूलम इधर रखा है और +3 कूलम इधर रखा है, थोड़ी दूरी पे है, तो ये एक डायपोल बन गया, है ना। ये जो लाइन है एक तरह से, ये लाइन वैसा जरूरी नहीं कि कुछ लगा हुआ है बीच में, वो ऐसे कन्फिगरेशन बनेगा, है ना। कैसे बनेगा, जैसे आप एक इमेजिन करो कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कैसे होता है, वो इसके ऊपर एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहता है, इसकी कन्फिगरेशन में 281 आता है, इसकी कन्फिगरेशन में क्लोरीन के 287 आता है। ये इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर आ जाता है एक प्लस, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसको आ जाता है एक माइनस। अब इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं और सेम चार्ज है लेकिन उल्टा है। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जनरली डिस्टेंस बहुत कम बोलते हैं, कम का मतलब आइडियल डायपोल के लिए जो डिस्टेंस है वो 0 मानी जाती है ना, फॉर आइडियल डायपोल। ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, याद रख सकते हैं। जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, बहुत कम, टेंड्स टू 0, इक्वल टू नियरली 0, बहुत पास होने चाहिए, है ना। ऐसा समझ लो कि अब हमारे पास एक पेपर है ना, तो उस पेपर में एक साइड एक पोल है और दूसरे साइड दूसरा पोल, ऐसा है, बहुत कम थिकनेस है पेपर की। ऐसे ही मॉलिक्यूलर लेवल पे भी ऐसे ही होता है। तो आइडियल डायपोल के लिए, हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं हो, है ना।
तो हाँ डिस्टेंस बहुत कम हो रही है लेकिन चार्जेस तो हैं, तो इस तरह से वो जीरो नहीं होगा। तो अब डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन का, ये दो चीजें हो गई, इसका डेफिनेशन याद रखना है। ये एक ऑब्जेक्टिव का मटेरियल हो गया। अब डायपोल से जुड़ी हुई एक फिजिकल जो वो है प्रॉपर्टी है ना, डेफिनेशन वो याद रखनी है। वो क्या है? वो है डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन। को पी से दिखाते हैं जनरली। अब जैसे ये वाले डायग्राम को अगर हम बात कर लें तो इसके लिए ये 2a है, और इसके लिए जो डायपोल मोमेंट डिफाइन होगा वो होगा Q इंटू क्यू। चार्ज बिना साइन के हमने ले लिया और उसके दोनों के बीच की दूरी से इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसकी यूनिट भी देख सकते हैं, ये कूलाम है, ये मीटर है एसआई में, तो ये कूलाम इंटू मीटर, कैपिटल सी है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर नहीं है ना। तो दिस इज कूलाम इंटू मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? माइनस से प्लस की ओर, तो हमेशा ऐसा डायरेक्शन। ये है पी। पी मतलब डायपोल मोमेंट का सिंबल है ना। तो ज़्यादातर सभी बुक्स में यही लिया हुआ है मैक्सिमम। तो ये अपन को याद रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस पे भी क्वेश्चन कई बार आए हैं बेसिक, इसका डायरेक्शन बताओ, ये वेक्टर है कि स्केलर है, इसकी डेफिनेशन बताओ, है ना। अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि 2a को तुमको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम कहें कि एक डायपोल है जिसमें 3 कूलाम इधर है, इधर -3 कूलाम है। अब दोनों के बीच की दूरी हम मान लो 2 मीटर ले लेंगे। इसका डायपोल मोमेंट लेना है तो बहुत सिंपल है, आपको ये दूरी पूरी लेना है ना। तो एक चार्ज प्लस वाला ले लिया इंटू ये वाली दूरी ले ली, और ये हुआ 6 कूलाम इंटू मीटर। इसका डायपोल मोमेंट होगा। ठीक, इस तरह से हमने देखा। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए एक नई चीज आएगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पे भी रखा है ना, उसके चारों ओर जो है वो अपना थोड़ा असर, कुछ तो भी असर छोड़ता है। और उस असर को नापने के लिए एक नई चीज बनाई गई, नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो किसी भी चार्ज के चारों ओर वो अपना कुछ तो भी असर छोड़ता है, वो दिखता नहीं है ना, उसको अपन फील कर सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे मान लो कि अगर हमारे इससे काफी दूर पे कहीं चार्ज रखा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ज, तो हम यहाँ पे हाथ रखेंगे तो कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स है ना। तो मान लो यहाँ पे एक बड़ा चार्ज रखा था, क्यों? उसको हमने ऐसे कवर कर दिया, पेपर से दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जब दूसरा चार्ज रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एक नया टर्म लेके आ गए, दैट इज कॉल्ड फील्ड। मतलब ये उसका एरिया है ना, इस चार्ज का एरिया, दैट इज फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, ऐसा समझ लो, है ना, जहाँ तक उसका असर महसूस कर सकते हैं। तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये है कि इनविजिबल है, वो हमको दिख नहीं रहा है ना। फिर विजुअलाइज करने के लिए हम लोग बाद में एक नई कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो अपन खींच सकते हैं, दिखती नहीं है हमको अपनी आंखों से, लेकिन अपन बना पाते हैं। तो यहाँ पे ये आ गए हम लोग कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया है जहाँ पे उसका इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। एक डेफिनेशन, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फील्ड अराउंड द चार्ज in which we can experience electrical effect of a charge। तो वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो वो हुआ, फिर उसको नापा कैसे गया, और बाद में ये डेफिनेशन नहीं यूज करते हैं, फिर वही वही। तो ये है मेन।
दूसरी बात, अब कहीं पे भी जहाँ पे भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे अपन को चार्ज रखना पड़ेगा, उस चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, है ना, वो बताता है कि फील्ड है कितना। ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा फील्ड है, कम लगेगा तो कम फील्ड है। तो कौन सा चार्ज रखें? उसको टेस्ट चार्ज है ना। तो टेस्ट चार्ज के लिए ऐसा समझ लो कि वो +1 कूलाम चार्ज को रखा जाता है, उसको बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज का फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब उसको पूरी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज kept at a point is known as, defined as, है ना, intensity of electric field, intensity of electric field at that point। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो क्या करना है? वहां पे अपन को यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देना है, और उस पे कितना फोर्स लग रहा है वो नाप लेना है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस point पे है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज kept at a point is known as intensity of electric field at that point। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो टर्म है, इसमें से ये चीज धीरे धीरे गायब हो जाती है, बचता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर जब भी आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करो तो भी यही डेफिनेशन आप बताएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो वो सेम ही रहेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि अब ये चीज को हटा दो भले, वो तो अपन को समझने के लिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो अब एक ही डेफिनेशन बची इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ये वाली है। इंटेंसिटी की भी यही बची, इसके लिए सिंबल जनरली ई है। ठीक, तो अब देखो ई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसी क्वांटिटी है? ध्यान रखना, वेक्टर है, क्योंकि ये फोर्स है तो उसका डायरेक्शन होना जरूरी है ना। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी देखना होगा, क्योंकि प्लस चार्ज है वो तो प्लस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा डिपेंडिंग ऑन द अदर चार्ज। तो वही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, अब आते हैं इसके लिए फॉर्मूला। हम मान लो हमारे पास टेस्ट चार्ज जो था वो क्यू था, अब उसके ऊपर जो फोर्स लगा वो है एफ। तो 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? सोचो, बहुत सिंपल सी बात है कि क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है एफ न्यूटन, तो 1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा बाय यूनिटरी मेथड कितना होगा? फोर्स अपॉन चार्ज। और इसी को हमने क्या नाम दे दिया? तो एक फॉर्मूला बन जाता है ना। ऐसा आपको बना के नहीं दिखाना है, सीधे डायरेक्ट लिख पा रहे हैं अपन। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है, यहाँ पे कहीं पे चार्ज रखा है क्यू, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है एफ। तो एक और फॉर्मूला है, ये भी इसी से बन जाता है, ट्रांसपोज करोगे तो बन गया। तो क्यू चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा एफ। कुल मिला के इतनी बात है। अब इससे हम इसकी यूनिट भी बना लेते हैं, सबसे कॉमन यूनिट बनती है फोर्स अपॉन चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो हमने इसको लिया न्यूटन पर कूलम, इससे इसका डायमेंशन फार्मूला भी आपको बना लेना चाहिए, है ना। तो डायमेंशन फार्मूला फोर्स का अपॉन चार्ज का सिंपल है, फोर्स का होता है mLT-2, चार्ज का होता है AT, और इसको सॉल्व करके। ठीक, यहाँ तक आ गए। फिर अब इसके बाद आता है कि अलग अलग चार्ज रखे हो तो फील्ड में उनका बिहेवियर कैसा हो, मतलब और उसको जरा देखते हैं, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज निकल के आती है, जो कि ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में वो देने लगे हैं आजकल, तो मान लो कि दे भी सकते हैं।
अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, ये ई का डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दें, ये है प्लस क्यू, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इधर फोर्स। अगर यहीं पे हम माइनस क्यू रख दें, निगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड का उल्टा लगेगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। पहला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दूसरा, नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना है अपन को। मैंने फिगर से भी दिखा दिया, फिगर से भी दिया। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 डेरिवेशन। एक कहलाता है एंड ऑन और एक कहलाता है ब्रॉड साइड ऑन। अपन उसको देखते हैं ना। उसके पहले अपन को पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। चलो एक और छोटा सा डेफिनेशन के बाद डेरिवेशन है ना, अपन ने कर लिया। तो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो अब कहीं पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, मान लो हम क्यू लिख रहे हैं। इससे थोड़ी दूरी पे यहाँ पे हमको एक लोकेशन है जहाँ पे हमको फील्ड निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है कि वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, उसके ऊपर फोर्स निकाला जाए, है ना, यही तरीका है। तो अब हम यहाँ पे +1 कूलम चार्ज, इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स अपन निकाल सकते हैं, कूलम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब हम कूलम्स लॉ लगाएंगे दोनों के बीच में। पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है +1, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस। क्या होता है 1/4πε0 एयर है, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बन गया है ना, ये बन गया Q/R²। तो Q चार्ज से R दूरी पे फील्ड कितना होता है, दैट इज हम लोग ऐसा बोलते हैं Q/R², क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका दूसरा वर्जन, अगर दूसरा मीडियम है तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे K या εr लिख के जनरल वर्जन बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक, इसका डायरेक्शन कैसा है वो डिपेंड करता है ना। अब डायरेक्शन के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार लगता है। ठीक है, पहले उसको क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यू चार्ज से R दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज 1/4πε0 K इंटू Q/R²। ठीक, तो ये हुआ फील्ड की वैल्यू। अब हम आते हैं डायरेक्शन कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं। डायरेक्शन देखने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको जैसे बताया कि वहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखते हैं, वो जिस तरफ जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मान लो तुमने यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड है, देखना है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। सिचुएशन नंबर 2, मान लो यहाँ पे हमने -Q चार्ज, अब कह रहे हैं यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस जगह पे। तो कैसे रखेंगे, फिर से टेस्ट चार्ज तो हमेशा एक ही रहता है, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, है ना। तो टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी को रख के प्रैक्टिकल करना है सब। ठीक, तो हमने यहाँ पे +1 कूलम इमेजिन किया। अब ये माइनस है और ये प्लस, इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने देख लिया। अब इन केसेस में तो बहुत इजीली मिल रहा है, लेकिन जब 2-3 चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। जैसे एक सिचुएशन देखने में तुमको लगेगा कि हाँ ये एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, वो आगे हम डेरिवेशन में भी करेंगे। मान लो यहाँ पे एक जगह +Q चार्ज है,
एक जगह माइनस क्यू चार्ज है, और थोड़ी दूरी पे यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो हम नाम भी दे देते हैं सी। इनके बिल्कुल लाइन पे यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दोनों का टोटल इफेक्ट कैसा होगा वन, ये तो आगे डेरिवेशन में यूज करना आ जाएगा। ठीक, कैसे देखेंगे, यहाँ पे आप एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर लेंगे +1 कूलम। इस चार्ज ए वाले चार्ज के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा सी पे, उसका डायरेक्शन कैसा होगा बताओ, कोई एक जन बोलो बेटा, पहले इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ए वाले चार्ज का सी की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, कोई बताएगा? सर अवे। हाँ अवे बेटा, बीसी भी बोल देते हैं, है ना। ये हुआ ई ए लिख देता हूँ, है ना। सिमिलरली बी वाले चार्ज का जो यहाँ पे फील्ड होगा वो कैसा होगा, इसको हम ई बी लिखेंगे, बी सी बी की होगा। ठीक, ये भी हमने लिख लिया। तो अब यहाँ पे दो फील्ड लग गए, दोनों वेक्टर हैं, है ना। तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा इस पूरे डायपोल का यहाँ पे, वो निकालने में हमको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है। वो क्या है अभी हम डेरिवेशन आगे करेंगे तो क्लियर। हम वहां पे ये देखेंगे बेटा कि ये वाला जो फील्ड है पास वाले चार्ज का वो ज्यादा है ना। मतलब ई बी इज मोर देन ई। रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज बी इज क्लोजर टू द सी कंपेयर टू ए। तो बी वाले का यहाँ पे असर ज्यादा होगा, है ना। ठीक, तो बी वाले का असर यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ई बी ज्यादा है। ठीक है, उस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, हमने फॉर्मूला बनाया है। अब जिसमें आर अगर कम होगा तो ई ज्यादा होगा, तो इसके लिए आर कम है तो इसका ई ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ तक आ गए। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे कि दो यहाँ पे वेक्टर लगे हुए, एक है ई बी, एक है ये, जिसमें से ये ज्यादा है तो ये जीत जाएगा। रिजल्टेंट होगा ई बी माइनस ये, और डायरेक्शन होगा, फाइनल डायरेक्शन होगा इधर। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हम यूज करने वाले हैं। ये हमने एक चीज देखी। ठीक, अब हम लोग आते हैं दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देख लेते हैं। ठीक, तो वो डेरिवेशन है एक है एंड ऑन वाला, एक है ब्रॉड ऑन, है ना। उन सिचुएशन को समझते हैं पहले अच्छे से ध्यान से, और फिर उन डेरिवेशन को भी शॉर्ट में थोड़ा कर लेंगे। डिटेल में अपन पहले कर चुके हैं। तो अब सबसे एक्सक्यूज मी पहले, सर। हाँ बेटा बोलिए। सर जैसे ये जो टेस्ट चार्ज रहता है, हाँ तो सर ये पॉजिटिव बस क्यों यूज करते हैं? जैसे कल अपन ने हाँ देखा कि पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब चार्ज को भी कर लेता है और अनचार्ज को भी कर लेता है। हाँ, और देखिए बेटा, रिपल्शन जब हाँ श्योर नहीं नहीं टेस्ट अच्छा होता क्वेश्चन है। है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए है क्या कि जैसे ये लगभग वैसी चीज हो गई कि जैसे हम मान लो एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले लो कि जैसे हमको किसी चीज को बेचना है, मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट सेल कर रहे हैं, मान लो हम छोटा सा एक चीज ले लेते हैं एग्जाम्पल कि चलो हमको ये सेल करना है। ठीक, तो सब लोग क्या करते हैं जनरली कि भाई बेचने के लिए पहले तो वो चलता था, चीज का एक्सचेंज होता था, अब तो वो होता नहीं है। तो सब उसकी एक यूनिट क्वांटिटी ले लेते हैं, भाई उसका रेट फिक्स कर दिया जाए। तो यूनिट क्वांटिटी मतलब यहाँ पे क्या ले लिया उन्होंने, आसानी से नापने के लिए लीटर है, तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक, लीटर में देखेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब वो तो हर चार्ज पे फोर्स लगाएगा, जो भी चार्ज होगा यहाँ पे। मान लो यहाँ हमने एक चार्ज रख दिया, ठीक, प्लस की एक बड़ा चार्ज। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, दूसरा बोलेगा यहाँ पे कम है, तीसरा बोलेगा यहाँ पे कम है, ज्यादा है, लेकिन सबके आंसर गलत हो जाएंगे, है ना। तो एक स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा हमको। सब कहेंगे भैया 1 कूलम रखना है, ठीक है, तो कौन सा वाला रखना है? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग उसको एक कन्वेंशन बना लेते हैं कि सब लोग वही चीज रख के नापेंगे और फिर बताएंगे, है ना। नहीं तो जो वाला व्यक्ति यहाँ पे ज्यादा चार्ज रखेगा, मान लो किसी ने यहाँ पे रखा 10 कूलम, ठीक, दूसरे ने यहाँ पे रखा +5 कूलम, दोनों कहेंगे अरे हमको यहाँ से कम लग रहा है, दूसरा कह रहा है हमको यहाँ तो बहुत तगड़ा फोर्स लग रहा है, इस वाले को यहाँ ज्यादा फोर्स फील होगा, डायरेक्शन उसका इधर आएगा, इसका डायरेक्शन इधर आएगा, तो सब कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो फिर एक कन्वेंशन बनाया जाता है हमेशा ऐसे ही। जैसे अब मैग्नेटिज्म में भी जाएंगे बेटा, तो वहां पे हम नॉर्थ पोल को बना लेंगे, है ना। तो जो नॉर्थ पोल होगा वो टेस्ट पोल होगा। यहाँ पे हमने किसको बना लिया, पॉजिटिव चार्ज को बना लिया, वो भी कितना लिया, 1। कन्वेंशन की सब लोग सेम बोलेंगे। तो 1 के फायदे क्या होते हैं कि हमको 5 लीटर का निकालना होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, है कि नहीं। अब सोचो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया 5 N/कूलम,
तो मतलब 1 कूलाम पे 5 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो कोई व्यक्ति जो जहाँ पे 2 कूलाम रखेगा, तो इसको फोर्स कितना लगेगा, इसका फोर्स होगा Q इंटू ई, दैट इज 2 इंटू 5, तो ये 10 हो गई। तो यूनिट लेने का फायदा होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है। अब वो 2 चॉइसेस थी प्लस और माइनस की, तो उन्होंने उसको तय कर लिया कि सब लोग प्लस को लेंगे। तो इस तरह से वो कन्वेंशनल है ना, जिन्होंने भी तय किया उन्होंने कर ली। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लोगे, और जब मैग्नेटिज्म करेंगे तो वहां पे क्या लोगे, टेस्ट पोल, नॉर्थ पोल। तो कि भाई नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, सब लोग बोलेंगे, तो फील्ड का डायरेक्शन ये बताता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल रखेंगे तो इधर भागेगा, एंड ऑफ कोर्स साउथ रखोगे तो उल्टा जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड वो था मैग्नेटिक फील्ड, उसको बी से दिखाएंगे, सिंबल है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है, तो मतलब आप अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो इसके इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो बिल्कुल टेंजेंशियल जाएगा फील्ड पे, है ना। ये रखो +1 +2 कुछ भी रखो तो वो इधर जाएगा। हाँ, नेगेटिव रखोगे तो उल्टा जाएगा। तो ये कन्वेंशनल है, ऐसा समझ लो आप, है ना। तो टेस्ट चार्ज अगर जो उन्होंने बोल दिया भाई सब लोग उसको रखेंगे तो ठीक है, फिर एक सिस्टम बनाना पड़ता है हम लोग को, है ना। तो इस तरह से कुछ सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। तो फिर अब आगे आते हैं हम लोग, एक डेरिवेशन तो हो जाएगा, अपन ट्राई करेंगे। तो एक एंड ऑन और ब्रॉड ऑन दो होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुराने में, है ना, रेगुलरली 4 to 5 मार्क्स में आते रहे हैं। तो उसको हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, इसके दो सिचुएशन, है ना। अब देखो एक चार्ज का तो हमने निकाल लिया, एक सिंगल चार्ज का फील्ड इससे थोड़ी दूरी पे अभी हमने देखा Q/r², है ना, इनकी कांस्टेंट। अब अगर दो चार्जेस हो तो देखा तुमने कि कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो दो चार्जेस डायपोल में तो दो ही रहते हैं, एक है -Q, एक है +Q। तो इसके लिए बहुत सारी जगह पे ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अपन अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके एक्सिस पे बाहर की ओर लेंगे, तो इस सिचुएशन का नाम, अगर मान लो हम इसको ए कह रहे हैं, तो इस सिचुएशन पे जो फील्ड निकलेगा, इस पोजीशन को एंड ऑन पोजीशन का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान कर निकालेंगे वैसे ही, इसका असर यहाँ पे देखेंगे, इसका असर यहाँ पे देखेंगे, दोनों को मिलाएंगे, वेक्टर मेथड से मिलाएंगे, ठीक। तो इसका नाम हो गया एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, ठीक। ये दोनों नाम है, इसकी कोई भी चल जाता है। फिर अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, कहाँ पे, इसके बाइसेक्टर पे, ऊपर नीचे, कहीं नीचे भी है ऊपर भी है, तो उसको कहा गया ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, चौड़ाई की तरफ से है, ऐसा अगर के याद कर लेना। तो ब्रॉड साइड, ये अगर देखो, ये ऐसा लंबा मैग्नेट है तो इसकी चौड़ाई की तरफ से आप जा रहे हैं, जब लंबाई की तरफ से जा रहे हैं तो एक्सियल, और इसको फिर कोएक्सियल भी कहा जाता है ना। तो इसको कहा जाता है कोएक्सियल, या इक्वेटोरियल भी कहा जाता है, एक और नाम है इसका। ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो ये दो सिचुएशंस के लिए दो डेरिवेशन बनते हैं, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और फिर ये थोड़ा सरल लगेगा, करते करते तो आने लगते हैं फिर। तो आज हम लोग एक कर लेते हैं, दैट इज एंड ऑन पोजीशन का डेरिवेशन कर लेते हैं। तो लिखेंगे कम, उसको करेंगे ज्यादा अपन। जब लिखने के लिए है डिटेल में तो पुराना देख लेना वीडियो, डिटेल में रहेगा, नहीं होगा तो फिर पूछ लेना। तो सबसे पहले हम एंड ऑन पोजीशन का आज डेरिवेशन कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया -Q चार्ज, एक +Q, ये बन गया डायपोल। ये इसके मिड पॉइंट से दूरियां नापी है ना, हमने डायपोल को AB लिख दिया है, ध्यान रखना, इसका मिड पॉइंट M। अब अगर 2L उसकी लेंथ लें, या 2A, तो ये दोनों हो गए L और M। एक्सियल पोजीशन में यहाँ पे कहीं पे, कहाँ पे, मिड पॉइंट से R दूरी पे, ठीक, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं C। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, दोनों को निकालेंगे, दोनों को वेक्टर मेथड से ऐड किया जाएगा ना। फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हियर। तो हमको सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कितना होगा, तो ECA लिख लेते हैं, कितना होगा, सिंपल। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1/4πε0, ये चार्ज है, -Q, साइन मत लेना, ध्यान है ना।
AC बस साइन के लिए हम डायरेक्शन याद रखेंगे। देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे फील्ड देख रहे हैं इसका, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे फील्ड देखना है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव इमेजिन करना पड़ेगा, उसके ऊपर फील्ड ऐसा है, तो अलोंग CB होगा, C से B की ओर। ठीक, इसको हम यहाँ पे एक डायग्राम भी बना लेते हैं कि ये जो है ये है ECA, या और छोटा कर दो EC। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसका इफेक्ट यहाँ पे देखते हैं B वाले का, ना होगा 1/4πε0 Q अपॉन B से C का डिस्टेंस, वही पॉइंट चार्ज का फील्ड देख रहे हैं। अब इसका डायरेक्शन आप फिर से देखोगे, अब देखो ये प्लस Q है, जहाँ पे निकालना है आप प्लस इमेजिन करोगे, तो वहां पे उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक, अब हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे E। अब देखो ये दोनों उल्टे आ रहे हैं, तो अलोंग इसको हम BC लिख देते हैं। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के उल्टे हैं, तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के उल्टे लगे रहते हैं एक पॉइंट पे, तो जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है ना, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा, यहाँ EC लिख लिया है, मतलब ये लिखना होगा। ठीक, अब करें A वाले चार्ज का यहाँ पे फील्ड ये है, और B वाले चार्ज का यहाँ पे फील्ड EB है। ठीक, ये अब जो पहले तो आपको यही तय करना है कि बड़ा कौन है, तो क्लियर है, मैंने बताया था अभी कि जो पास वाला चार्ज है उसका असर यहाँ पे ज्यादा होगा, तो EB विल बी मोर देन EA। क्लियर हो गया, EB इज ग्रेटर देन EA। तो इससे फायदा क्या हुआ करने से कि रिजल्टेंट निकालना है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस छोटा वाला, बड़ा वाला EB है हमने तय कर लिया, और डायरेक्शन कौन सा, अच्छा ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, जो बड़े वाले का, तो बड़ा वाला कौन सा है B, तो B वाले का डायरेक्शन कौन सा था BC, तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो बड़े का डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद इसकी वैल्यू इसमें रख दी, EB की वैल्यू और EC की कर देते हैं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रख दिया EB की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन BC स्क्वायर, कॉमन चीजें हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/4πε0 Q बाहर निकाला, यहाँ बचा BC स्क्वायर माइनस A वाला, नीचे बचा AC स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको सॉल्व किया जाएगा BC और AC का, तो यहाँ पे BC और AC आपको निकालते आना चाहिए। BC कितना है, अगर हम इस दूरी को R लें, दूरी वाली को, और R में से L को माइनस करें तो बनता है BC। इसी तरह AC कैसे बनता है, R में आपको L मिलाना पड़ेगा तो AC बनेगा, है ना, तो BC इज R माइनस L एंड AC इज R प्लस L। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे 1/4πε0 Q इंटू 1/BC स्क्वायर, BC इज R माइनस L स्क्वायर, AC इज 1/R प्लस L स्क्वायर। यहाँ तक आता है, अब इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं, अलोंग का डायरेक्शन लिखते जाते हैं, इक्वल टू 1/4πε0 Q 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर अलोंग BC जाए। ठीक, इसको हम यहाँ पे क्लीन करते हैं, अलोंग BC। ये एक इम्पोर्टेंट चीज निकलती है जानने के लिए, इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, पर आपको जानना चाहिए, कॉम्पिटिशन वगैरह में कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। Q इंटू इसका LCM लेना पड़ेगा, ये इधर कर लो, ये इधर कर लो, R प्लस L होल स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर 2RL माइनस R स्क्वायर L स्क्वायर, और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा 2RL। ठीक, अपॉन दोनों का प्रोडक्ट A माइनस B A प्लस B, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर मैंने बाहर दिया, अलोंग BC। ठीक, फिर इसमें से काट दिया, ठीक, 2RL हो गया 4R, 1/4πε0 Q इंटू 4RL को ब्रेक कर 2R इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L,
उसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं, पी। क्या बन गया, 1/4πε0, ये हुआ पी इंटू 2r, पी 2pr भी बोलेंगे फाइनली, r² माइनस l² अलॉन्ग BC। अब देखो BC का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है, देखो माइनस से प्लस की, वो भी ऐसा ही। तो अलॉन्ग पी भी लिख दिया जाता है, कई बार इसको पी कैप भी लिख दिया जाता है, मतलब इसका डायरेक्शन वही है जो पी का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में पी के डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आ गई, बाकी इतना तो ध्यान नहीं देते अपने यहाँ पे, पर जानते रहो तो अच्छा रहता है बेटा। ठीक हो, इसका एक स्पेशल केस भी होता है, अगर डायपोल बहुत छोटा है तो एल अपन इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ से r² का स्क्वायर बनेगा और बचेगा 2p/r। तो फॉर शॉर्ट डायपोल L can be ignored and we can write 1/4πε0 2p/r। ये डेरिवेशन यहाँ पूरा हुआ है ना, तो आप इसको डिटेल में करते बनना चाहिए, और इस तरह से पूरा हुआ। तो कल हम लोग अगला वाला करेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। ठीक है, तो क्लोज कर रहे हैं, चलो रिवाइज कर लेना अच्छे से।